सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो रिद्धि होती है वो इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, जबकि ईशान और नेहा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है और वो आर्य के लिए एक चिट्ठी और एक पेन ड्राइव छोड़ के जाती है, जो कि ईशान को देती है और कहती है कि ये तुम आर्य को दे देना और उसे सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। उसके बाद से ईशान और नेहा जब घर आते हैं तो आर्य उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ गए थे, जिस पर ईशान उसे वो पेन ड्राइव देता है और वो जो रिद्धि ने उसे एक लेटर दिया हुआ था वो निकाल कर देता है, जिससे आर्य पेन ड्राइव को लेती है और वहीं पे रख देती है। तभी ईशान बोलता है ये लेटर लीजिए और पढ़ लीजिए। अब इसके आगे आर्य अपनी क्वेश्चन भरी निगाहों से ईशान की तरफ देखती है, जैसे कि पूछ रही हो कि ये क्या है। उसके सवाल को समझते हुए ईशान उससे कहता है ये वो आखिरी शब्द हैं जो भाभी आपसे कहना चाहती थी। आपसे नज़रें मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं देख पा रही थी और ना ही अपना आपका सामना करने की, क्योंकि शायद वो आपसे मिलकर आपको और दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने दिल की बातें इस लेटर में लिख दी हैं। शायद अब आप उनको सही समझ सको, शायद अब आपको उनकी अहमियत पता चले, शायद अब आपको पता चले कि वो भी आपके लिए इतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि आप उनके लिए। शायद अब आपको पता चले कि वो इस घर के लिए और हमारे लिए क्या थी। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो। शायद अब आपको पता चले कि आपने उनके साथ क्या किया है। आर्य अपने कांपते हाथों से उस लेटर को लेती है और उसे खोल के पढ़ने लगती है, जिस पर रिद्धि ने लिखा था, आर्य, शायद ये आखिरी बार है जब मैं आपको आपके नाम से बुला रही हूँ, क्योंकि ये हक तो आपने मुझसे छीन ही लिया है। अब तो मुझे आपको ये भी कहने का हक नहीं रहा। इस लेटर के साथ एक पेन ड्राइव है जिसमें उस होटल रूम की सारी रिकॉर्डिंग है जहाँ पर मैं और कुणाल थे। उस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ तो गलत हुआ था। इस वीडियो में कुणाल ने ये भी कबूल किया है कि उसने और जूही ने मिलकर ही आपके खिलाफ साजिश की थी, जिसमें दादाजी को गोली लगी थी। ये पढ़ते ही आर्य की आंखों के सामने वो नज़ारा आ जाता है जब उसकी आंखों के सामने ही दादाजी को गोली लगी थी और वो बदहवास सी हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसमें आगे लिखा होता है, इस वीडियो की मदद से जूही और कुणाल के सारे गुनाह आसानी से साबित हो जाएंगे। मैं जानती हूँ यार कि आपको नहीं पता कि वो दोनों भाई बहन कहाँ छिपे हुए हैं। तो इस एनवेलप के साथ एक स्लिप भी है जिसमें उस जगह का पता लिखा है जहाँ पर वो दोनों छुपे हुए हैं। अब आप जाकर उन्हें पकड़वा लीजिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, क्योंकि वो दोनों एक बड़ी वजह है हम दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने की। मानती हूँ यार कि मैंने अतीत में बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं हमेशा ही गलत हूँ। मैंने आपसे उस दिन कुछ भी झूठ नहीं कहा था। मैंने कुणाल और खुद के बारे में जो कुछ भी बताया था उसका एक एक शब्द सच था। जब ये पेन ड्राइव की वीडियो देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि उसने किस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया था और किस तरह से मुझे टॉर्चर किया था। टूट गई थी मैं पूरी तरह से, बिखर गई थी। मैंने सोचा था कि घर जाकर तुम्हारी बाहों में छुप जाऊंगी ताकि वो कुणाल फिर दोबारा से मेरे साथ वो सब ना कर सके, लेकिन घर आकर तो मेरी दुनिया ही बिखर गई। तुमने तो मेरी एक ही बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि मुझे गुनहगार साबित करके कटघरे में खड़ा कर दिया। रिद्धि के लिखे हुए शब्द पढ़ते पढ़ते आर्य की आंखों के सामने वो शाम आ जाती है जब उसने पहली बार रिद्धि और कुणाल की फोटोज देखी थी और उसमें रिद्धि के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था।
ये याद करती हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे के सब नहीं पढ़ पाती, तो वो झटके से अपने आंसू पोंछती है और फिर आगे पढ़ती है। आगे लिखा था, जानती हूँ ये सब करते हुए तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी कि मुझे हुई, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ खराब कर दिया आर्य, सब कुछ। मेरी जिंदगी में तुम और तुम्हारी कही हुई हर बात बहुत अहमियत रखती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है, ये तो मुझे उस दिन पता लग गया जब तुम मेरे घर आई और तुमने मुझ पर इतने घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। मैं तो तुम्हारी और अपने बीच की सारी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी, सब कुछ सही करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाए जो कि एक औरत के लिए सुनना भी 100 मौत मरने के बराबर होता है। तुमको ये भी समझ नहीं आया कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मेरी एक ही गलती थी कि मैंने उस कुणाल जैसे घटिया इंसान से कभी प्यार किया और उस पर यकीन करके तुम पर यकीन नहीं किया। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि वो मुझसे मेरी ज़िंदगी से दूर कर देगा। मैंने बहुत कोशिश की यार अपने रिश्ते को बचाने की, तुम्हें खुद पर यकीन दिलवाने की, लेकिन मैं इतने साल तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा इतना सा भाई यकीन नहीं कमा पाई जो तुम्हें खुद की बातों पर यकीन दिला पाऊँ। तुमने कहा था कि मैं कुणाल से के प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ कि अपना सही गलत भी ना सोच सकूँ। तो मैंने तुमसे तुमसे कहना चाहती हूँ यार कि मैं कुणाल के प्यार में अंधी नहीं हूँ। मैं कुणाल से नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आज से नहीं, न जाने कब से। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये मुझे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन मेरी किस्मत तो ख़राब है, जब भी मैं किसी चीज़ को चाहती हूँ वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। जैसे कि अब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे पैसों की भूखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मैं यहाँ से जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर, तुम्हारा कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ। वो सब कुछ वैसा है जैसा पहले था। ये पढ़कर आर्य को याद आया कि किस तरह की घटिया इल्ज़ाम उसने रिद्धि पर लगाए थे, जबकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि रिद्धि ने पूरे घर को सजा रखा है। उसने टेबल पर रखा हुआ वो केक भी देखा, लेकिन उसकी आंखों पर शक की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उसने उसे देखकर भी उसका गलत मतलब निकाल लिया। उसमें आगे लिखा होता है, हम दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे यार, और अगर कभी गलती से मिल भी गए तो अजनबी बनकर मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए अजनबी ही है ना। हम दोनों अजनबी है तभी तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए, साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। तुम ये नहीं समझ पाई कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम अब भी कुणाल और मुझे लेकर मुझ पर शक करती हो। सही कहते थे सही कहती थी तुम कि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के कैपेबिलिटी ही नहीं है। इसलिए जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हें और तुम्हारे इस देश को छोड़कर। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर होकर टूट जाऊंगी या बिखर जाऊंगी। मानती हूँ कि कुछ दिन तो लगेंगे मुझे संभलने में, दुख तो होगा तुमसे दूर होकर, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं ज़िंदगी भर संभल ही ना पाऊँ। आखिर तुम्हारी मिसेस कपूर जो हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा करूँगी। एक बहुत ही काबिल डॉक्टर बन के दिखाऊँगी। मैं जानती हूँ कि मेरे इस तरह से चले जाने से तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तुम खुद को इन सब की दोषी मानोगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ न करो। मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा नहीं है यार कि मैं तुम्हें सबके लिए माफ़ नहीं कर सकती, बल्कि सच कहूँ तो मैंने तुम्हें सबके लिए माफ़ कर भी दिया है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे ये मंजूरी नहीं देता कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखूंगी तब मुझे तुम्हारे कहे हुए वो शब्द याद आएंगे जो मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। अपने आत्मसम्मान को छोड़कर अपने प्यार के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। टूट गई हूँ मैं इस रिश्ते को सजोते सजोते।
बिखर गई हूँ, थक गई हूँ तुम्हें अपनी सफाई देते देते। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, क्योंकि अब हमारे रिश्ते का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। वैसे भी जिन देशों में बार बार सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते बल्कि बोझ बन जाते हैं यार। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि सारा सच जानकर तुम टूट जाओगी, बिखर जाओगी, लेकिन अगर तुमने कभी मुझसे एक पल के लिए भी प्यार किया हो तो तुम्हें इस प्यार का वास्ता कि तुम खुद को संभाल लोगे मेरी खातिर। और हाँ, आखिरी बात, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना आर्य। मैं जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ कर निकाल लोगी, लेकिन सच को आर्य, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ढूंढो। मेरा मान तो नहीं रख सकी, लेकिन कम से कम मेरी इस बात का मान तो रख लेना, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हारी मिसेस कपूर, जो अब तुम्हारी नहीं रही। आर्य उस लेटर को कई बार पढ़ चुकी थी। आर्य की नज़रें अभी भी उस लेटर पे गड़ी हुई थी और वो गौर से उस लेटर को देखे जा रही थी। उस लेटर पे जगह जगह स्याही फैली हुई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि जिस किसी ने ये लेटर लिखा है उसे ये सब लिखते हुए कितना दुख हुआ होगा, कितना रोई होगी वो। और अब तो उस लेटर के ज़्यादातर शब्द धुंधले हो चुके थे, क्योंकि जितना रिद्धि रोई थी उसे लिखते हुए, उससे कहे जाता आर्य उसे पढ़ते हुए रो चुकी थी। वो उस लेटर को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए अपने सीने से लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और फफक के रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने रिद्धि के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल एक एक करके आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने एक एक करके ये सब कुछ आया तो उसने रिद्धि के साथ किया था। कितनी बेदर्दी से उसने उसे धक्का दिया था। न जाने कितने ही घटिया इल्जाम उसने बिना सोचे समझे उस पर लगा दिए थे। ये सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो, जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल दी हो। इस वक्त वो बेहद दर्द में थी। जब उसके लिए ये दर्द सहना मुश्किल हो जाता है तो वो जोर जोर से रिद्धि का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब रिद्धि वहाँ थी ही नहीं जो उसकी आवाज़ पे भागी चली आती। ईशान चाहे आर्य से कितना भी नाराज क्यों न था, लेकिन उसके लिए आर्य को इतने दुख दर्द में देखना आसान नहीं था। उसने तो आर्य को कभी भी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था, तब भी नहीं जब उसके मॉम डैड उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। जब उससे आर्य की ये हालत नहीं देखी जाती है तो वो आर्य के कंधे पर अपना हाथ रखता है। आर्य खुद को शांत कराते हुए बोलती है, ईशान, क्या तुम्हें पता था कि रिद्धि यहाँ से जाने वाली है? जिस पर ईशान अपना सर झुकाते हुए बोलता है, हाँ भाई। जिस पर आर्य गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम मुझे अब बता रहे हो ईशान, कहाँ गई है रिद्धि? आर्य को इतने गुस्से में देखकर ईशान को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं। उन्होंने हमसे किसी को भी कुछ नहीं बताया है। हमें बस इतना पता है कि वो छोड़कर चली गई हैं आपको, और वो भी हमेशा के लिए। यही तो चाहती थी ना आप? क्यों क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? क्यों उन्हें इतना जलील किया कि वो अपनी नज़रों में गिर गई? गुनाह किया आपने भाई, गुनाह। और आपके गुनाहों की सज़ा सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार भुगतेगा। आपकी सिर्फ आपकी वजह से हम एक बार फिर से अनाथ हो गए। जिस पर आर्य कुछ नहीं बोलती है, बस खाली निगाहों से उन दोनों को देखती रहती है। तो नेहा आगे आकर कहती है, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि रिद्धि आपके साथ धोखा कर सकती है, या वो कुणाल के साथ है? आपने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल से पूछ लिया होता कि रिद्धि दोषी है या नहीं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते और सब कुछ यूं ना बिखरता जैसे कि आज बिखर रहा है। नेहा की बात सुनकर आर्य को बहुत बुरा लगता है, तो आर्य नेहा से बोलती है, मैंने बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया है नेहा, सबूत थे मेरे पास। मैं भी उस पर कोई शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन
अपनी आंखें देखी बात को कैसे झुठला देती। और फिर उस पर यकीन करने के लिए मैंने सोच भी लिया था। जो तुम अपने दिल से पूछने वाली बात कर रही हो ना, तो सुनो। पूछा था मैंने अपने दिल से, और मेरा दिल चीख चीख के कह रहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो अपने दिल की बात मानकर मैं भी उस पर यकीन करने चली गई। मैं भी उसके और खुद के बीच सब कुछ सही करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसके बेडरूम से कुणाल को निकलते देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। बहुत गुस्सा आया था मुझे ये जानकर कि मेरी खुद की बीवी किसी और आदमी के साथ। नहीं रह सकती मैं ऐसे इंसान के साथ जो अपने प्यार को धोखा देकर किसी और के साथ वफा निभाए। इसलिए मैंने उससे ये सब कहा। नेहा भी आर्य के आगे आते हुए कहती है, कोई भी सबूत किसी के प्यार से बड़ा नहीं होता है। और क्या रिद्धि का प्यार इतना कम पड़ गया था कि उसके आगे आपको वो झूठे सबूत भी सच्चे लगने लगे, और आपने जल्दबाजी में उससे अलग होने का फैसला ले लिया, उसे तलाक देने का फैसला ले लिया। जिस पर आर्य बोलती है, मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती थी नेहा, क्योंकि उससे दूर होकर मैं खुद नहीं जी पाऊंगी। वो सब तो मैंने उसे उस दिन गुस्से में कह दिया था। मेरी ऐसी कोई मतलब नहीं था जैसे उसने समझा। जिस पर नेहा ताली बजाते हुए कहती है, वाह वाह, आप और आपका गुस्सा। आपने अपने गुस्से में जानती भी हैं क्या किया है। आपकी ही नहीं बल्कि रिद्धि की ज़िंदगी भी खराब कर दी। चली गई वो आपको और हमको हमेशा के लिए छोड़ के। जिस पर आर्य झुंझलाते हुए कहती है, ये क्या बार बार चली गई लगा रखा है। ऐसे कैसे कोई छोड़ के बिना कुछ बताए जा सकता है। और वो गई कहाँ है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो ईशान बोलता है, क्यों नहीं कर सकती। आप ही ने तो कहा था उनसे कि वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। तो चली गई वो, और फिर आपकी बात मानना तो उनका फर्ज होता है ना। तो मान ली उन्होंने आपकी बात। जिस पर आर्य गुस्से से वहां पर रखा हुआ फ्लावर पॉट जमीन पे दे मारती है और चिल्लाती हुई कहती है, मानती हूँ कि उस दिन हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मानती हूँ मैंने उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे इस तरह से छोड़ के चली जाए। कह तो रही हूँ ना कि मैंने उससे ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैंने उसे ये सब कह दिया। बहुत प्यार करती हूँ मैं रिद्धि से, नहीं जी सकती उसके बिना। नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी मैं उसके बिना। ये सुनते ही नेहा और ईशान हैरानी नेहा और ईशान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों एक नज़र आर्य को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। नेहा आर्य से कहती है, ये आप क्या कह रही हैं। अगर ऐसा था तो क्यों किया ये सब आपने। क्यों आपने अपने गुस्से से सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। जिस पर ईशान आर्य को घूरते हुए बोलता है, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है भाई। भाभी का दिल तो आपने इस कदर तोड़ दिया कि हम सब मिलकर भी उसे नहीं जोड़ पाए। हमारे इतना समझाने के बाद भी वो नहीं रुकी। हमारी हमदर्दी का मरहम भी उनके दिलों के जख्मों को आराम नहीं पहुंचा पाया। तो उसका भरना तो दूर की बात रही, आपके दिए ये जख्म तो शायद कभी भर पाएंगे भी या नहीं। आर्य अपनी जगह से खड़ी होकर ईशान को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोलती है, ईशान, तुम सच सच बताओ, तुम्हें पता है ना कि रिद्धि कहाँ गई है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। तुम एक बार कह दो कि वो यहीं है, वो कहीं नहीं गई है, प्लीज़ एक बार कह दो। इस पर ईशान उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए बोलता है, क्यों भाई, क्यों क्यों आपको जानना है कि वो कहाँ गई हैं। जब तक वो आपके साथ थी तब तक तो आपने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। अब जब वो आपसे दूर होकर चैन से जीना चाहती हैं तो प्लीज़ जीने दीजिए उन्हें। आप तो बस जूही और कुणाल को सज़ा दिलवानी चाहती थी ना, तो उसके सबूत मिल गए आपको। तो जाइए और जाकर उन्हें सज़ा दिलवाइए। लेकिन भाभी को भूल जाइए, छोड़ दीजिए उनका पीछा। जिस पर आर्य उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है, कुणाल, सॉरी ईशान, तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा करना है कर लो। तुम मुझ पर हाथ भी उठाना चाहते हो तो उठा लो। लेकिन एक बार, बस एक बार मुझसे उसका पता बता दो,
और अगर रिद्धि ने तुम्हें उसका पता बताने के लिए मना किया है तो बस एक बार उससे मेरी बात करवा दो। वो मेरी नहीं, कम से कम तुम्हारी बात तो सुनेगी ना। एक बार तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका देना चाहिए उसे। क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का भी एक मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं उससे मिलकर एक बार अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो मुझे माफ़ करे या ना करे, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन कम से कम मुझे माफ़ी मांगने का मौका तो दो प्लीज़ ईशान। जिस पर ईशान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, वैसे तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई है, लेकिन अगर मुझे पता होता तब भी मैं आपको कभी नहीं बताता कि वो कहाँ गई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो। जब वो आपके साथ थी तो आपने कभी उनकी कद्र नहीं की, उन पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए, और जब वो आपसे दूर जाकर सुकून से रहना चाहती है तब भी आप उन्हें चैन से जीना नहीं देना चाहती। छोड़ दीजिए उनको उनके हालात पर और भूल जाइए उन्हें। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।